पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक गैंग वॉर छिड़ा हुआ था जी। जिसमें आपने बताया कि दो दल थे या दो गैंग थे। एक प्रदीप शर्मा उर्फ बावा का गैंग था जिनके साथ थे दया नायक, और एक गैंग था विजय सास्कर जिनको महाराज बोला जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस महकमे में भी ग्रुपिज्म था, और पत्रकार लोग चर्चा करते थे कि एक तरह से पुलिस में भी गैंग वॉर है। और उस दौर में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी, जो इसलिए जाने जाते थे कि वो एनकाउंटर्स में गैंगस्टर्स को मारते थे। क्योंकि मुंबई शहर में 90 के दशक में तमाम ये गैंग्स बड़ी हावी हो गई थी, और रोजाना सड़कों पर गोलियां चलती थी। कभी किसी कारोबारी को, कभी होटेलियर को, कभी बार मालिक को, कभी किसी फिल्मकार को गोलियों से भून दिया जाता था। धमकी भरे कॉल्स आते थे। तो फिर पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाया, और फिर इन लोगों को भी पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा। और उसका फायदा भी हुआ। अब भले ही इस नीति को लोग गलत बताते हैं, कानून के दायरे से बाहर बताते हैं कि पुलिस कानून का पालन करवाने के लिए कानून को तोड़ती हो, तमाम वाद विवाद अपनी जगह, लेकिन बॉटम लाइन देखें तो उस नीति ने अंडरवर्ल्ड की कमर भी तोड़ी, अंडरवर्ल्ड खत्म भी हुआ। तो अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत अहम भूमिका निभाई। 80 एनकाउंटर आपने लिखा, एक एक ये जिनके हमने नाम लिए इन सब के नाम पे। प्रदीप शर्मा ने 100 से ज्यादा एनकाउंटर, 100 से ज्यादा, 113 एनकाउंटर किए। विजय सालस्कर ने 56 एनकाउंटर किए थे। दया नायक ने करीब 80 एनकाउंटर्स किए। तो ऐसे ऐसे चेहरे थे पुलिस के, और ये एक हीरो की तरह थे। और अखबारों में इनके बारे में काफी छपता था, और आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर करता था। कोई छोटा राजन गिरोह के शूटरों का, कोई दाऊद के गिरोह के शूटरों का, कोई अरुण गौली के गिरोह के शूटरों का। तो ये सारा होता था। और आपने लिखा कि ऐसा खौफ होता था इनका कि अरुण गौली एक दिन पोलिंग डे के टाइम पे किसी ने उसको बताया आपके घर के आसपास विजय सालस्कर दिखा है नीचे, घर के नीचे। वो उस डर से इलेक्शन के दिन घर से निकला ही नहीं। वो किस्सा मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूं। देखिए, ऐसा है कि 2004 में अरुण गौली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसने मीडिया के कई लोगों को घर बुलाया था कि वहां से सब मीडिया के लोग उसके साथ में जाएंगे और पोलिंग बूथ पर उसकी वोटिंग कवर करेंगे। मैं भी गया था। लेकिन वहां पर बुलाने के बाद अरुण गौली घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि जिस दगड़ी चाल में रहता था, उस दगड़ी चाल की इमारत के बाहर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी माने जाते थे, जिनका बड़ा खौफ था अंडरवर्ल्ड में, वो अपनी जिप्सी से निकले, और उनको पता था कि अरुण गौली सामने वाली इमारत की किस मंजिल पर है, खिड़की पर है। जिप्सी से निकले, उन्होंने सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई, और एक गहरा कष्ट लेते हुए धुआं उड़ाया, और उसी खिड़की की तरफ ऐसे गुस्से में देखा। और उनको ऐसा करते हुए अरुण गौली ने देख लिया। इसके बाद अरुण गौली डर गया, और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जबकि इलेक्शन है, उस दिन इलेक्शन है, उसको उतरना था, उसको घूमना था, लेकिन पोलिंग वो बूथ में जाना भी वोट देने के लिए नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि समय हो रहा है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं, हमको दूसरी जगह भी जाना है, और भी लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे। तो अरुण गौली का वो जो इंटरव्यू है, वो बीच में वो इंटरव्यू बड़ा वायरल भी हुआ, आप देखेंगे। उसमें अरुण गौली बड़ा खौफजदा होकर मुझे बता रहा है कि कैसा जाएगा नीचे, वो मर्डर केस का आरोपी नीचे सालस्कर खड़ा है ना। वो एड़ा आदमी है, उससे बच्चा भी डरता है, वो गोली मार देगा। तो ऐसा कैसा जाएगा। तो मैंने कहा कि हो सकता है वो आज चुनाव का दिन है, उसको सिक्योरिटी के लिए हिसाब से यहां पर भेजाओ। तो क्या पूरे मुंबई के सिक्योरिटी का इंचार्ज उसको ही बनाया क्या? उसको ही ठेका दिया है क्या? कोई और को नहीं आ सकते थे? ये आपकी अपनी फोन कॉल हुई उनके साथ? फोन कॉल ही सामने की बात है, सामने आकर मौजूद था ना, मैं तो वहीं पे था। इतना खौफ होता था। और इनके तो एक तरफ ये विजय सालस्कर का गैंग हो गया, एक तरफ ये बावा उर्फ प्रदीप शर्मा का गैंग हो गया। तो ये पुलिस महकमे के अंदर ये ग्रुपिज्म कैसे बन गया? नहीं, देखिए, प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर ये
दोनों ही अधिकारी एक ही बैच के थे। 1983 महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी के 1983 बैच के पास आउट रहे। और ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। लेकिन होता यह है कि इनके बीच में मनमुटाव इस वजह से शुरू हो जाता है कि जब एंटी नार्कोटिक्स सेल में इनकी पोस्टिंग होती है, वहीं से बताते हैं कि इनके बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं और दोनों अपने आप में आइकन्स बन चुके होते हैं। अब कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जहां पर कि विजय सालस्कर ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो प्रदीप शर्मा के खबरी का काम करते थे। प्रदीप शर्मा के कहने पर विजय सालस्कर ने 1-2 बार छोड़ा, लेकिन फिर वो बाद में पकड़े गए वैसा ही कुछ करते हुए। कुछ ऐसा प्रदीप शर्मा की तरफ से भी हुआ, जो लोग कहानी बताते हैं पुलिस के लोग। और इस बात को लेकर दोनों में जो है मनमुटाव शुरू हो गया कि एक दूसरे के इन्फॉर्मर्स को ये लोग पकड़ रहे थे, खत्म कर रहे हैं। ये आपने लिखा भी किताब में। और फिर बात बढ़ती गई और ये छोटा मनमुटाव जो है धीरे धीरे एक बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो गया। और फिर 2 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एक प्रदीप शर्मा उर्फ बाबा का ग्रुप और एक विजय सालस्कर उर्फ महाराज का ग्रुप। और ऐसा था कि इनके अपने लॉयल ऑफिसर्स होते थे जो इनके साथ रहते थे, इनके आईपीएस ऑफिसर्स भी अपने होते थे। जैसे विजय सालस्कर को राकेश मारिया का करीबी माना जाता था और प्रदीप शर्मा को डॉक्टर सत्यपाल सिंह का करीबी माना जाता था। लेकिन डी शिवानंदन थे, वो दोनों के गुड बुक्स में थे, मतलब दोनों लोग उनको मानते थे। और डी शिवानंदन के वक्त में कोई ग्रुपिज्म नहीं था, सब लोग जो है सेम उस पे, हाँ, वो सबको ठीक ट्रीट करते थे। लेकिन उनके नीचे के एक अधिकारी थे डीसीपी, वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपना खास मानते थे, जबकि दूसरे को लगता था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और आपने बताया कि जर्नलिस्ट भी बढ़ गए थे। जर्नलिस्ट भी बढ़ गए थे। कुछ पत्रकार विजय सालस्कर के खास हुआ करते थे, कुछ प्रदीप शर्मा के खास हुआ करते थे। तो टिप उन्हें मिलती थी कि यहाँ एनकाउंटर। हाँ, तो अगर विजय सालस्कर ने कोई बड़ा एनकाउंटर किया या कोई बड़ा केस डिटेक्ट किया तो उनको पहले खबर मिलती थी। प्रदीप शर्मा ने कुछ बड़ा काम किया तो पहले उनके क्लोज पत्रकारों को खबर मिलती थी। तो इस तरह से होता था।